गाइस, स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है, काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी। लो, आ गई शुभी और आशु। रूथ के इतने नजदीक होने पर आरोही का चेहरा अब पूरा लाल पड़ चुका था। उसने अपना सिर झुकाए रूथ से कहा, जाओ भी। रूथ ने उसे देखते हुए कहा, पहले किस दो। आरोही ने उसकी बात सुन अपना सिर उठा, उसे देखा तो रूथ की नजरें उसकी नजरों से जा मिली। आरोही ने उसकी चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रखे हुए कहा, बहुत जिद्दी हैं आप। इस पर रूथ हल्का मुस्कुराया और उसने कहा, बहुत। आरोही ने इधर उधर देखा, अचानक से अपने पैरों पर उचकते हुए रूथ के गाल पर किस किया और जल्दी से रूथ को दूर धकेल वहां से भाग गई। वहीं रूथ वो हैरान हो बस आरोही को जाते देखता रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो सच में उसे किस करेगी। वो मुस्कुराया और धीरे धीरे अब हंसने लगा। उसने प्यार से अपने हाथ से उस गाल को छू अपने हाथ को चूम लिया। वो खुश होते हुए अब जल्दी से अपना फोन पॉकेट से निकाल हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। इधर ये शान था जो उन दोनों को देखने के बाद मुस्कुराता हुआ आरोही के पीछे पीछे चला गया। आरोही अभी अपनी मम्मा के पास आई ही थी कि उसने देखा उसकी मम्मा को बाहर ले जाया जा रहा था। आदित्य ने आरोही और उसके पीछे आते शान को देखा तो उसने कहा, आओ बच्चों, घर चलो। ये सुन आरोही के दिल में हलचल महसूस हुई। घर चलो, आदित्य के शब्दों को सुन उसे कुछ अजीब ही महसूस हुआ था, जो कि शायद आदित्य ने महसूस कर लिया था, इसलिए उसने आरोही के पास जा उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अपने घर। आरोही की ना जाने क्यों आंखें भर आईं और उसने आदित्य को देखा तो आदित्य ने पूछा, क्या हुआ? नहीं जाना चाहती? अब भी शक है अपने डैड पर? आरोही ने आदित्य की बात सुनी तो अब अपना सिर ना में हिलाते हुए फफक कर रो पड़ी और उसने रोते हुए कहा, नहीं पापा। आदित्य ने आरोही के मुंह से निकले शब्दों को सुना तो खुशी के मारे उसकी भी आंखें छलक आईं और उसने आरोही को अपने सीने से लगाते हुए कहा, बस बच्चा, बहुत रो लिया, अब नहीं। मगर आरोही के आंसू रुकना नहीं चाहते थे। जो कुछ उसने झेला वो सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। उसके मामा और नानी की मौत, कपिल और उसकी मां का उसे परेशान करना और फिर रूथ से शादी। अगर आज वो और उसकी मम्मा अपने पापा के पास होती तो उसे ये सब कुछ झेलना ही नहीं पड़ता और शायद शुभी भी ठीक होती। शान ने आरोही को आदित्य से अलग करते हुए कहा, रोना बंद करो एंजल, वरना मैं भी यही रो दूंगा। बहुत कमजोर दिल है मेरा। शान को देख और उसकी एक्टिंग देख आरोही रोते हुए हंस दी। वहीं आदित्य ने भी हंसते हुए कहा, चलो बहुत हुआ, अब चलो। आदित्य ने शान को रोकते हुए पूछा, चीकू कहाँ है? शान ने उसकी बात सुन बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा, वो हम सबका घर पर वेट कर रहे हैं। आदित्य ने ये सुन हाँ में सिर हिलाया। वहीं समीर और खुशी तो पहले ही मित्तल मेंशन के लिए निकल गए थे। अभी रुका था तो उसने आरोही से कहा, आओ आशी, तुम, मैं और शान मेरी कार में चलते हैं। आदित्य ने एक नजर आरोही को देखा, उसने कुछ नहीं कहा तो आदित्य ने कहा, ओके, तुम बच्चे आओ, मैं अपनी लिटिल वाइफ के साथ आता हूँ। ये कहते हुए आदित्य ने बगल से प्यार से शुभी को देखा और अब वार्ड बॉय को आगे चलने का इशारा किया। आदित्य शुभी के साथ हॉस्पिटल से बाहर आया तो उसके गार्ड्स ने उन्हें कवर करते हुए जल्दी से बिना किसी परेशानी के एम्बुलेंस तक पहुंचा दिया। इधर शान, आरोही और अभय को अपनी कार की तरफ जाते देख वहां मौजूद लोग उनकी लग्जरियस कार को देख उन्हें ही देखने लगे। बाकी की दो कार में आदित्य के गार्ड्स बैठे और एम्बुलेंस के पीछे हो लिए। वही कार में बैठते ही शान ने सूरज को मैसेज सेंड करते हुए पूछा, भाई मिले क्या? शुभित का सुबह से ही कुछ आता पता नहीं था कि वो इस समय कहाँ है। वो मित्तल मेंशन से गायब था और ये बात सिर्फ सूरज और शान ही जानते थे, पर जो भी है उसे जल्द से जल्द शुभित का पता लगाना था। अंडस्को। वहीं दूसरी तरफ मयंक अपने रूम में गुस्से में उफन रहा था। उसने नैना से कहा, कैसा लड़का है, इस तरह से कोई ले जाता है भला? नैना ने उसे शांत करते हुए कहा, आप ही ना, वो दोनों कोई बच्चे नहीं है, होगा उनका कोई आपस का मैटर, सुलझा लेंगे दोनों। मयंक ने इस पर हैरान होते हुए कहा, इस तरह से? नैना ने उसकी बात सुन कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा एक काम करते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, आदि भैया से भी मिल लेंगे और ईशू का भी पता चल जाएगा। तो उसकी बात सुन मयंक ने मना करते हुए कहा, नहीं, भाई कह रहे थे कि हॉस्पिटल छोटा ही है, वहां भीड़ जमा करने की जरूरत नहीं। शुभी भाभी आज ही डिस्चार्ज होने वाली हैं तो हम फिर मित्तल मेंशन ही चलेंगे। इस पर नैना ने कहा, तो फिर ठीक है, आप भी फालतू टेंशन ना लें, मुझे चीकू पर भरोसा है। मयंक उसे देख मुस्कुराया और उसने अगले ही पल उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, सॉरी। नैना ने उसकी बात सुन पूछा, क्यों? तो मयंक ने कहा, उस दिन तुम पर गुस्सा किया था ना, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम गुस्सा करने के लिए नहीं, बल्कि प्यार करने के लिए हो। मयंक की बात सुन नैना ने शर्माते हुए कहा, छी, कैसी बातें करते हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं, कुछ तो शर्म कीजिए। मयंक ने इस पर जल्दी से कहा, चुप करो, ना मैं बूढ़ा हूं ना तुम्हें होने दूंगा।
अभी तो रोमांस करने के दिन है हमारे। तुम कहो तो आयु के लिए अभी भी छोटी बहन या भाई लेकर आ सकते हैं हम दोनों। नैना ने ये सुन अपने कान बंद करते हुए कहा, हे भगवान, कैसे हैं आप? इस पर मयंक ने कहा, हैंडसम हूँ और क्या। नैना ने उसकी बात सुन अपना सिर पीट लिया और उसे दूर धकेल जल्दी से रूम से बाहर निकल गई तो मयंक उसे देख हंसने लगा। बहुत दिन बाद उसे इस तरह बात करते देख वो खुश था। दादाजी को दिए वादे की खातिर मयंक ना चाहते हुए कभी कभी नैना के साथ ही गलत कर दिया कर देता था ताकि ये घर कभी ना बिखरे। दादाजी चाहते थे कि उनके बच्चे हमेशा साथ और खुश रहें। इसलिए मयंक और निखिल इस बात का खास ख्याल रखते थे कि घर में किसी भी तरह का माहौल ना बिगड़े। अंडस्को वहीं शुभित अपने लग्जरियस सी फेसिंग पेंट हाउस पर ईशू को अपने साथ लेकर पहुंचा तो ईशू उस आलीशान पेंट हाउस को बड़े ही ध्यान से देखने लगी। वो पहले कभी शुभित के साथ यहाँ पर नहीं आई थी। इस समय वो लोग बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर थे। ये पेंट हाउस आदित्य का था पर आदित्य ना जाने कितने सालों से यहाँ नहीं आया था। पर यहाँ के सर्वेंट्स पेंट हाउस की देखभाल बखूबी करते थे। आज शुभित ने यहाँ आने से पहले सभी सर्वेंट को यहाँ से जाने को कह दिया था। शुभित ने ईशू को खोए हुए देख अब पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए पूछा, तुम्हें पसंद आया? ईशू उसके सवाल पर अपना चेहरा घुमा उसे मुड़कर देखने लगी थी कि तभी शुभित ने उसके होठों को चूम लिया। ईशू उसके ऐसा करने पर जल्दी से अलग हो गई और अब वो वहां लिविंग एरिया में बने ड्रॉअर में ना जाने क्या ढूंढने लगी तो शुभित ने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो? इस पर ईशू ने उसे इशारा करते हुए कहा, पेन। शुभित उसकी बात समझ गया कि वो शायद उससे कुछ बात करना चाहती है। इसलिए वो अब खुद पेन और एक नोटबुक ढूंढकर उसके पास लाया तो ईशू ने जल्दी से पेन का कैप निकाल नोटबुक पर उसे कुछ लिख कर दिया तो शुभित ने भी उसकी बात को जल्दी से पढ़ा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? इस समय तुम्हें और मुझे हम दोनों को ही डैड और शान के पास होना चाहिए। शुभित ने ईशू को देखते हुए पूछा, क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। ईशू ने उसकी बात सुन अपना सिर पकड़ लिया और फिर उससे नोटबुक छीनते हुए उसे एक बार फिर लिख कर दिया, मैं कह रही हूँ कि हमें शुभी आंटी और आशी के पास जाना चाहिए। शुभित ने पढ़ा तो वो नाराज हो ईशू को देखने लगा और उसने गुस्से में ईशू से कहा, क्या बकवास कर रही हो? ईशू शुभित की बात सुन उसे हैरानी से देखने लगी। कुछ सोचने के बाद उसे याद आया कि कल उसने ओवर ड्रिंकिंग की थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ याद ही ना हो। ईशू ने एक बार फिर नोटबुक पर उससे लिखते हुए पूछा, कल तुम हॉस्पिटल क्यों गए थे? शुभित ने उसकी इस बात को पढ़ कुछ सोचते हुए कहा, हाँ वो लड़की, क्या नाम है उसका? हाँ, आरोही, उसकी मम्मा से मिलने गया था। वो बीमार है ना? ईशू को शुभित की बात सुन अब समझ आ गया था कि उसे सच में ठीक से कुछ भी याद नहीं है। ईशू को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब शुभित को सब कुछ कैसे बताए। एक तो शुभित ने उसे अपने साथ फोन लेने का भी मौका नहीं दिया था। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि तभी डोर बेल की आवाज सुन वो शुभित को देखने लगी और वही शुभित वो ईशू को देख हैरान हो डोर तक पहुंच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन हो सकता है, क्योंकि वो तो किसी को बताए बगैर यहाँ आया था। शुभित ने जाकर डोर ओपन किया तो वो अपने सामने खड़े सूरज को देख शॉक हो गया। अंडस्को शुभित और ईशू दोनों ही सूरज के साथ मित्तल मेंशन वापस लौट आए थे। ईशू को इस तरह गाउन में आने पर सच में बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे शर्म आ रही थी इसलिए शुभित ने उसे ऊपर पहनने के लिए अपना कोट निकाल कर दे दिया था। ईशू कार के मेंशन में एंटर होते ही अब जल्दी से कार से निकल मेंशन के अंदर आई तो मेंशन को देख हैरान थी। मेंशन को बड़ी ही खूबसूरती से खुशबूदार फूलों से सजाया गया था जैसे घर में कोई फंक्शन हो। इधर सपना आंटी की नजर जैसे ही ईशू पर पड़ी तो वो तो खुश हो उसके पास भागी चली आई और उन्होंने ईशू से कहा, ईशु, शुभी बेबी, वो घर आ रही हैं। उनके साथ हमारी एंजल भी आ रही है। वो जिंदा हैं। ईशू ने खुश हो उनकी बात सुन अपना सिर हिलाया तो सपना जी अब जल्दी से सर्वेंट्स पर चिल्लाते हुए काम करवाने लगी। घर में सूरज की वजह से सभी सर्वेंट को पता चल चुका था कि उनके सर की मैडम यानी कि घर की मालकिन जिंदा हैं। ये किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं था। शान के कहने पर मेंशन में आज सालों पहले बना आदित्य और शुभी की बेटी का रूम भी एक बार फिर साफ कर उसे बड़े ही सलीके से सजा दिया गया था। ईशू अपने रूम में चली गई। इधर शुभित ने अब अंदर आते ही अपने आसपास नजर घुमाते हुए सूरज से पूछा, कहाँ है डैड? और अब तो बता दीजिए कि डैड ने मुझे क्यों बुलाया है? सूरज ने शुभित की बात सुनकर उससे कुछ कहना चाहा था कि बाहर कार के हॉर्न की आवाज सुन वो रुक गया। साथ ही शुभित का भी ध्यान अब बाहर की तरफ गया तो सूरज ने कहा, आइए, बॉस आ गए। सूरज की बातों से और मेंशन को देख शुभित सस्पिशियस हो गया था। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। सूरज के कहने पर वो बिना कुछ सोचे समझे बाहर गया तो ये समीर और खुशी थे। समीर ने शुभित को देख खुश हो उसके पास जाते हुए कहा, चीकू, यार दिल खुश कर दिया तुमने, आओ गले लगो, आज तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी खुशी मिली है। समीर ये कहते हुए उसके गले लगा तो शुभित खुद शौक हो सोचने लगा कि भाई ऐसा कौन सा तीर मारा है उसने जो कि उसे ही नहीं पता है।
शुभित ने हैरानी से मिले जुले भाव अपने चेहरे पर ला समीर से दूर होते हुए पूछा, सैम अंकल, ऐसा भी क्या किया है मैंने? समीर ने थोड़ा हैरान हो पहले उसे देखा और फिर हंसते हुए कहा, ऐसा क्या बेटा, तुमने तो वो कर दिखाया जो मुंबई की पुलिस नहीं कर पाई। तुम्हारी ही वजह से तो आज तुम्हें तुम्हारी मॉम, तुम्हारी आशु, वही मेरे यार को उसकी बीवी और उसकी बेटी इतने सालों बाद वापस मिल गई हैं। बेटा मैं तो कहता हूँ ऐसे दो चार पैग मार और भी कुछ खोज डालो। ये कहते हुए समीर हंसा तो पास खड़ी खुशी भी हंसने लगी। वहीं शुभित वो बुरी तरह शॉक था, उसे कुछ देर तक तो समझ नहीं आया कि सैम ने क्या कहा, पर दिमाग को शांत रखा तो एक बार फिर समीर की बातें उसके दिमाग में घूमी। तुम्हारी ही वजह से तो आज तुम्हें तुम्हारी मॉम, तुम्हारी आशु, वही मेरे यार को उसकी बीवी और उसकी बेटी इतने सालों बाद वापस मिल गई हैं। शुभित ने हैरान हो खुश होते हुए आपस में बात कर रहे समीर और खुशी को एक नजर देखा कि तभी मित्तल मेंशन का गेट खुला और एक कार हॉर्न बजाते हुए अंदर आई। शुभित ने बेचैन हो कार की तरफ देखा तो खुशी ने कहा, लो आ गई शुभी और आशु। टू बी कंटिन्यूड। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। शुभित ने देखा कि कार से अभय, शान और उनके साथ वही लड़की यानी कि आरोही निकल कर आई है तो शुभित जल्दी से उस तरफ बढ़ा ही था कि एक के बाद एक गाड़ियां आकर मित्तल मेंशन में रुकी। मित्तल मेंशन की कारों के बीच खड़ी एम्बुलेंस को देख शुभित एक बार फिर हैरान था कि शान उसके पास चल कर आया। शान कुछ कहता उससे पहले शुभित ने बेचैन हो उससे पूछा, ये सब? शुभित जल्दी से एम्बुलेंस की तरफ बढ़ गया कि तभी उसे झटका लगा, वो गिरता उससे पहले शान ने उसे संभालते हुए परेशान होकर कहा, भाई। वहीं आदित्य को देख और स्ट्रेचर पर लेटी शुभी को देख शुभित ने फुसफुसाते हुए कहा, शा न मॉम। शान ने उसे मजबूती से पकड़ अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और उसने अब इधर उधर देख आरोही को ढूंढा तो वो आगे अब भी उनकी कार के पास ही खड़ी हुई थी। ये देख शान ने उसकी तरफ अपनी उंगली से इशारा कर शुभित से कहा, भाई एंजल। शुभित ने उसके कहने पर आरोही को देखा तो खुश हो उसने शान को देखा, उसकी भी आंखें नम हो गई थीं। शान ने उसे देख हाँ में सिर हिलाया। शुभित ने अब सामने खड़े आदित्य को देखते हुए पूछा, डैड, ये मॉम? आदित्य ने उसे इशारे से अपने पास आने को कहा तो वो जल्दी से उसके पास गया तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़ शुभी के हाथ पर रखा तो वो रो पड़ा और उसने रोते हुए कहा, मॉम, मॉम आप कहाँ थी? वो आदित्य की तरफ मुड़ा और उसने रोते हुए आदित्य से पूछा, डैड, डैड क्या ये सच है? आदित्य ने खुश हो अपना सिर हिलाया तो शुभित जल्दी से उसके गले लग गया और छोटे बच्चे की तरह रोने लगा तो समीर, खुशी बाकी सब उसे देख हंसने लगे। समीर ने उसके पास आते हुए कहा, अरे मेरे शेर सिंह, तुम बड़े भाई हो, इस तरह रोना शोभा नहीं देता तुम्हें। आदित्य उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया और वहीं शुभित वो कुछ नहीं बोला तो आदित्य ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, जाओ जाकर अपनी छोटी बहन से तो मिल लो। शुभित ये सुन आदित्य से अलग हुआ और उसने मुड़कर देखा तो आरोही उन लोगों को ही देख रही थी। शुभित ने आज उसे बड़े ही ध्यान से देखा तो उसमें उसकी 4 साल की एंजल नजर आने लगी। बचपन में शान और आशी की एक दूसरे से जरा भी नहीं बनती थी, दोनों इतना लड़ते थे कि क्या ही कहो, और जब भी लड़ते हुए शान आशी पर भारी पड़ने लगता था तो वो जल्दी से शुभित को बुला कर ले आती थी और शुभित वो फिर आशी के लिए शान को डांट दिया करता था। जब आशी पैदा हुई थी उस समय अगर सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो शुभित था। उसे शुरू से ही अपने लिए एक क्यूट सी बहन चाहिए थी, पर पहले शान आ गया। वो अपनी क्यूट लिटिल सिस से बहुत प्यार करता था। शुभित धीरे कदमों से चलकर आरोही के पास आया तो देखा उसको देख आरोही की आंखें भर आई थीं। इस समय उसमें शुभी की छवि दिखाई पड़ रही थी, जिसे देख शुभित ने खुश होते हुए कहा, मेरी एंजल। आरोही उसे देख कुछ नहीं बोली, पर शुभित ने अब उसके सामने अपनी बाहें फैला दी तो वो एकटक उसे देखने लगी। आदित्य, शान और शुभित, इन तीनों से ही उसे एक कनेक्शन सा फील हुआ था, पर वो इतना गहरा होगा ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शुभित को देख अब वो बिना सोचे समझे उसके गले लगी तो शुभित की आंखों से आंसू छलक आए। एक सुकून उसे महसूस हुआ और उसने अगले ही पल आरोही के सिर को प्यार से चूम लिया। तो ये देख शान उन दोनों के पास आया और उसने शुभित से नाराज होते हुए कहा, भाई, कभी इस तरह मुझे तो प्यार नहीं किया आपने, आप शुरू से ही पार्शियलिटी करते आए हो। शुभित ने ये सुना तो आरोही को छोड़ वो उसके गले लग गया और उसने शान के गाल को चूमते हुए धीरे से कहा, अब ठीक है। इस पर शान ने अपने गाल पर हाथ रख मुंह बनाते हुए कहा, इतना भी प्यार करने को नहीं कहा था आपसे। सब उसकी बात सुन हंसने लगे थे कि तभी आदित्य ने कहा, अंदर चलो या सबका यहीं खड़े रहने का इरादा है? इस पर समीर ने कहा, अरे नहीं यार, बहुत गर्मी हो रही है। सभी लोग आदित्य और शुभी के पीछे पीछे जाने लगे। वहीं शुभित ने भी मुस्कुराते हुए जल्दी से आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ एंजल। आरोही ने उसकी बात सुन धीरे से अपना सिर हिलाया और उस बड़े से मेंशन को एक नजर देखा। काले रंग के कपड़े पहने गार्ड से घिरा वो व्हाइट कलर का मेंशन आसपास फैली ग्रीनरी से बहुत ही सुंदर दिख रहा था। आरोही को अब भी यकीन नहीं हो पाया था कि वो सोनल के आइडियल मिस्टर मित्तल की रियल डॉटर है। ये उसके लिए बहुत ही बड़ा झटका था।
आदित्य स्ट्रेचर पर लेटी हुई शुभी, शान और शुभित के साथ जैसे ही मेन डोर तक पहुंच अंदर कदम रखता है कि एक जोर की आवाज के साथ उन सभी पर व्हाइट और पर्पल कलर के फ्लावर्स की बरसात होने लगती है। आरोही हैरान हो अपने हाथ में आए उन कुछ फ्लावर्स की पेटल्स को देखती है कि तभी सामने खड़े सेवेंस एक साथ खुश हो चिल्लाते हैं, वेलकम बैक लिटिल एंजल। वहीं उनके आगे खड़ी ईशु जल्दी से ताली बजाते हुए आरोही के पास जा उसे इशारे में कुछ कहती है, पर आरोही को समझ नहीं आता तो शान और शुभित एक साथ बोले, वो कह रही है कि। शान शुभित को बोलते देख अब चुप हो गया तो शुभित ने ही आगे कहा, कह रही है कि आज वो तुम्हें घर वापस आते देख बहुत खुश है। तो आरोही ने ये सुन आगे बढ़ ईशु के गले लगते हुए कहा, और मैं आप जैसी ब्यूटीफुल स्वीट सी भाभी पाकर खुश हूँ। सभी लोग अब अंदर आए थे कि आदित्य की बुलाए एक डॉक्टर की टीम वहां आ चुकी थी। आदित्य शुभी को अपने रूम में ही ले आया था और सभी चेकअप होने के बाद जब वो फ्री हुआ तो उसने एक नजर इतने सालों बाद अपने बेड पर लेटी शुभी को प्यार से देखते हुए कहा, देख रही हो बच्चे कितने खुश हैं। अब तुम्हें भी उठ जाना चाहिए। थोड़ा मुझे भी तो खुश होने का मौका दो। अभी पूरी तरह से खुश नहीं हो पा रहा हूँ मैं। अधूरा है अभी सब कुछ मेरे लिए। ये कहते हुए आदित्य ने शुभी के हाथ को चूम लिया। वहीं एक दूसरे रूम में शान और शुभित आरोही को उसके रूम में ले आए। साथ में अभय और ईशु भी थे। शान ने रूम दिखाते हुए कहा, एंजल ये तुम्हारा रूम है, कैसा लगा। आरोही ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए रूम देख जो कि डव ग्रे विद टच ऑफ पिंक कलर का रूम था। उसे रूम के इंटीरियर से लेकर कलर तक सब कुछ बहुत अच्छा लगा। उसने शान को थम्स अप किया तो शान खुश हो गया और उसने कहा, चलो तुम अब आराम करो, सब लंच पर मिलते हैं। आरोही ने उन दोनों की बात सुन हाँ में सिर हिला दिया। कुछ कहना सुनना अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ नया नया था उसके लिए। सभी चले गए तो उसने एक गहरी सांस लेते हुए बेड पर बैठना चाहा था कि उसका फोन बजा। मैसेज का नोटिफिकेशन था। उसने फोन पॉकेट से निकाल कर देखा तो सोनल ने उसे कोई वीडियो सेंड किया था। आरोही ने बेड पर बैठ उस वीडियो को ऑन किया तो देखा वीडियो में और कोई नहीं मीडिया के सामने खड़ा रुद्र था और उसके साथ उसका बैंड जिसमें शक्ति भी थी। साथ ही कुछ और भी लोग थे जिन्हें वो नहीं जानती थी। शायद म्यूजिक डायरेक्टर साहब थे। वीडियो में रुद्र ने माइक थमा हुआ था कि तभी एक रिपोर्टर ने उसे एक गाना गाने के लिए कहा तो रुद्र पहले कुछ देर तक खामोश रहा पर फिर उसने माइक अपने होठों के करीब कर अपनी एक आईब्रो अपनी उंगली से सहला सामने कैमरे में देखते हुए कहा, दिस वन इज फॉर माई समवन स्पेशल। ओ सजाऊंगा लुटकर भी तेरे बदन की डोली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लिबों की लाली को, है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है, ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। ये कुछ पुराने गाने की लाइन गाते हुए रूथ ने गाना बंद किया और इसी के साथ वीडियो भी बंद हुआ तो आरोही के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल खिल चुकी थी। उसने जल्दी से एक बार फिर वीडियो खोल फोन अपने कान के पास ले जाकर रूथ का गाया हुआ गाना सुना तो एक बार फिर उसका दिल खुशी से हिलोरे लेने लगा था। उसने कहा कि समवन स्पेशल, यानी कि उसने ये उसके लिए गाया था। ये सोचते ही आरोही का मन डांस करने का करने लगा और उसने किया भी ऐसा ही। वो उठ खड़ी हुई और उसने भी गाना शुरू करते हुए गाया, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम, ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। आरोही ने अभी इतना गाया ही था कि उसके रूम का डोर ओपन हुआ और वो आहट सुन झेप कर चुप हो गई। वहीं दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल से निकल डायरेक्टर की वाइफ करिश्मा ने रुद्र को रोकते हुए पूछा, मिस्टर राणा, डू यू हैव गर्लफ्रेंड। रुद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, वाई शुड आई टेल यू। रुद्र का रूड नेचर करिश्मा को एक बार फिर चुभा तो उसने इस बार रुद्र से नाराज होते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इस नेचर के साथ तुम इस इंडस्ट्री में टिक भी पाओगे। रुद्र ने एक नजर करिश्मा को गुस्से में घूर कर देखा पर फिर सक्षम की बात याद आते ही उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर वापस अपनी कार की तरफ जाना शुरू किया तो करिश्मा ने उसे आवाज देते हुए कहा, मिस्टर राणा। ये कहते हुए वो जल्दी से उसके पास चल कर आए और उसने रुद्र के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अगर वाकई पैसा कमाना चाहते हो लाइफ में तो कल शाम 7 बजे मिलते हैं। इतना कहते हुए करिश्मा आई विंक करते हुए वहां से चली गई। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा कि तभी सक्षम ने कार का हॉर्न बजा उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। रुद्र ने नफरत से करिश्मा को देखते हुए कहा, चीप औरत। ये कहते हुए वो अब जल्दी से अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वो कार में बैठा था कि तभी सक्षम ने उससे पूछा, क्या कह रही थी वो करिश्मा। रुद्र ने सीट पर सिर टिकाते हुए कहा, एक नंबर की घाटिया औरत है, आइंदा से इसके साथ कोई भी एल्बम साइन नहीं होगी। इस पर पीछे बैठी शक्ति ने चिढ़कर कहा, सब कुछ तुम डिसाइड करोगे तो हम लोगों की क्या जरूरत है बैंड में। ये सुन बॉबी ने कहा, हाँ यार, और ये पहली बार तो है नहीं जो तुझे कोई लड़की लाइन दे रही हो। तू भी एंजॉय कर ले और इसी बहाने हम लोगों का भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। बॉबी ने इतना कहा ही था कि रुद्र भड़क उठा।
उसे गुस्सा आ गया था और उसने अगले ही पल पलट कर पीछे बैठे बॉबी की कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में कहा, क्या बोला साले? फायदा चाहिए तुझे? सक्षम ने ये देख कार स्टार्ट करने की बजाय रूथ को रोकने की कोशिश की, मगर रूथ ने उसका हाथ दूर झटक बॉबी में एक के बाद एक कई थप्पड़ लगा दिए। सक्षम ने ये देख अब अपना सिर पीटते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। टू बी कंटिन्यूड। आओ रॉक स्टार। रूथ बॉबी को थप्पड़ मारकर भी शांत नहीं हुआ तो सक्षम ने उसे खींचकर वापस बैठाते हुए चिल्लाकर कहा, तुम लोग झगड़ना बंद करोगे? रूथ ने इस पर गुस्से में सक्षम से कहा, निकाल इन सबको कार से बाहर। तो सक्षम ने कहा, अरे यहाँ मीडिया है इस वक्त, कुछ भी क्यों बोल रहा है? तभी पीछे बैठे बॉबी ने धीरे से कहा, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था यार राना। रूथ ने अपना हाथ दिखा उसे रोकते हुए कहा, चुप, कोई बकवास नहीं। रूथ ने सक्षम को देखते हुए कहा, कार स्टार्ट कर यार। सक्षम ने हाँ में सिर हिलाया और अब कार स्टार्ट कर वे लोग वहां से निकल गए। इधर मित्तल मेंशन में ईशु आरोही के लिए कपड़े लेकर आई थी, मगर उसे डांस करते देख ईशु उसे हैरानी से देखने लगी। वहीं आरोही ने भी अपने सीने से लगाया हुआ अपना फोन दूर बेड पर फेंकते हुए कहा, भाभी, वो मैं। उसे इस तरह से सहम कर देख ईशु हंसने लगी और उसने आरोही को बैग थमाते हुए फ्रेश होकर बाहर आने का इशारा किया तो आरोही उसकी इस बात को समझ गई और उसने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। आरोही रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकली तो एक बार फिर खुद को देखने लगी। उसने इस समय लाइट पिंक कलर का ऑर्गेंजा सूट पहना हुआ था। उसके फैब्रिक और ब्रांड को देख आरोही को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने अपनी अब तक की लाइफ में इतने महंगे कपड़े कभी नहीं पहने थे। आरोही ने मन ही मन खुद से कहा, हे कान्हा जी, आज तक महंगे कपड़े की और मेरी कभी नहीं बनी, इस सूट को मुझसे बचा कर रखना। खुद से बातें करते हुए आरोही अब जैसे ही डाइनिंग हॉल की तरफ पहुंची तो शान ने उसे देख अपनी जगह से उठते हुए कहा, जल्दी आओ एंजल, आज तो लंच तुम्हारे आने की खुशी में लाजवाब बना है। आरोही ने उसे देख मुस्कुराने की कोशिश की और अब डाइनिंग एरिया को देखने लगी। डाइनिंग हॉल में लगे उस महंगे और बड़े से झूमर को देख आरोही ने हैरान हो खुद से कहा, कितना ब्यूटीफुल है सब कुछ। वो चलकर डाइनिंग टेबल तक आई तो उस बड़ी सी डाइनिंग टेबल को देखने लगी। सामने बैठे आदित्य को देख वो हल्का मुस्कुराई तो आदित्य ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। आरोही उसकी बात मानकर पास गई तो उसने उसे अपने बगल से बैठने का इशारा किया। आरोही ये देख आदित्य को देखने लगी थी कि तभी एक बार फिर शान ने कहा, बैठो बैठो लिल्सिस, वो तुम्हारी ही जगह है और पॉप्स के इस तरफ मॉम की। आज तक हम में से कोई भी खाना खाते समय इन दो चेयर्स पर नहीं बैठा। आरोही ये सुन हैरान हो गई थी। वो अब कुछ सोच धीरे से चेयर पीछे खींच आदित्य के बगल से बैठ गई थी कि तभी ईशु और शुभित भी वहां चले आए। समीर, खुशी और अभय भी वहां मौजूद थे। ऐसे में आदित्य ने सबसे सीरियस होकर कहा, मैं सोच रहा हूँ कि अभी शुभी की इस हालत में मीडिया को बुलाकर बताने की बजाय सोशल मीडिया के थ्रू सबको आरोही और शुभी के बारे में बताऊं। कैसे रहेगा? अपनी बात कह आदित्य ने समीर की तरफ देखा तो समीर ने कहा, ये एक अच्छा आइडिया है। पर शान ने फॉक नीचे रखते हुए कहा, नो पॉप्स, इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। इस तरह सोशल मीडिया या मीडिया, इनकी बजाय एक बड़ी सी पार्टी थ्रो कीजिए। क्यों भाई? शुभित ने शान की बात सुनकर कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे डैड का आइडिया बेस्ट लगा। हम सेलिब्रेट करेंगे, पर तब जब मॉम हमारे साथ बैठी होंगी। आदित्य, शुभित की बात सुन खुश हो गया। तो अभि ने भी आरोही को एक नजर देखते हुए कहा, मुझे भी आदि अंकल की बात अच्छी लगी। वहीं अभि की नजरों को बार बार आरोही पर जाते देख आदित्य ने अब अपना गला ठीक करते हुए कहा, ठीक है फिर, चलो सब लोग खाना शुरू करो। आदित्य ने इतना कहा ही था कि सवेंस आगे बढ़कर सभी को लंच सर्व करने लगे तो आरोही के दिमाग की घंटी एक बार फिर बजी और उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, हैं, अब हमारे क्या हाथ टूट गए हैं जो खुद के लिए खाना भी सर्व नहीं कर सकते। अजीब चोचलेबाजी है। वहीं शुभित आज बहुत ज्यादा खुश था। एक तरफ उसकी बहन बैठी हुई थी और दूसरी तरफ उसकी जान, जो कि फिलहाल नाराज थी। पर जो भी हो, आज ये डाइनिंग टेबल पर लंच करना उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसकी ये खुशी ईशु को साफ साफ उसके चेहरे पर दिखाई पड़ रही थी। सबका खाना हो जाने के बाद ईशु अब ऊपर अपने रूम में वापस लौट आई थी कि तभी पीछे से आकर शुभित ने उसे अपनी बाहों में लेकर कहा, थैंक यू सो मच मेरे साथ वापस आने के लिए। इस पर ईशु ने उससे दूर हो इशारों में कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि फैमिली के लिए तुम्हारे साथ वापस आई हूँ। उसकी बात जानकर शुभित ने पास से गुजरती ईशु की कलाई थाम कर नाराज होते हुए कहा, आखिर कब तक चलेगा ये सब? क्या करूं ऐसा जिससे तुम्हें खुशी मिले और तुम मुझे माफ कर दो? ये कहते हुए शुभित अब ईशु के करीब आ गया और उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके सिर को चूमते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती हुई है मुझसे तुम पर विश्वास न करके, एक अधूरे सच को पूरा सच मानकर। बट मुझे एक मौका तो दो गलती सुधारने का। ईशु ने शुभित की बात सुन अपना सिर उठा उसकी आंखों में देखा तो शुभित ने भी उसे बड़े गौर से देखा। उसकी आंखों में छाई उदासी देख शुभित को बुरा लगा।
उसने अपनी आंखें बंद कर झुककर ईशु के चेहरे के करीब होते हुए उसके होठों को अपने होठों से छूना चाहा था, मगर अगले ही पल ईशु उससे मुंह फेरकर 2 कदम पीछे हट गई। उसके ऐसा करने पर शुभित ने अपनी आंखें खोल उसे झट से पकड़ अपने करीब खींच लिया और मनमानी करते हुए उसके होठों पर किस कर लिया। ईशु उसके इस तरह के मूव पर हैरान हो अपनी जगह पर ही जम गई कि तभी शुभित ने उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने और नजदीक कर लिया। वो अब उसकी बाहों में थी। वहीं दूसरी तरफ आरोही लिविंग एरिया में सबके बीच बैठी हुई थी कि तभी मैन डोर से सोनम, नैना और मयंक अंदर आए। आरोही उन तीनों को ही नहीं जानती थी, इसलिए उसने वापस से अपना सिर झुका लिया कि तभी उसके पास से उठकर शान ने डोर की तरफ देखते हुए कहा, आओ रॉकस्टार। आरोही ने उसकी आवाज सुन सामने देखा तो मयंक के पीछे पीछे रुद्र उसे आता दिखाई दिया, तो वो उसे देख अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसे अचानक से खड़े होते देख आदित्य ने पूछा, क्या हुआ बच्चा? टू बी कंटिन्यूड। नजदीक किया। आरोही ने आदित्य की आवाज सुन धीरे से सिर हिलाया और वापस अपनी जगह बैठ गई कि तभी समीर ने शान से पूछा, शान, तुम किस रॉकस्टार की बात कर रहे हो? शान ने एक नजर सामने से आते रुद्र को देखा, जो कि फिलहाल तो उसे नाराजगी से देख रहा था, पर शान ने उसे इग्नोर करते हुए समीर से कहा, अरे अंकल, आप लोग कभी कभी बिजनेस वर्ल्ड से बाहर निकल कर भी देखा करो। रुद्र का आज सुबह ही यूट्यूब पर एक सॉन्ग रिलीज हुआ है। जल्दी ही अब वो एक बड़ा रॉकस्टार बनने वाला है। बहुत अच्छा गाता है। समीर ने शान की बात सुन इम्प्रेस होते हुए कहा, ओह वेरी गुड। वहीं शान की बात सुन सोनम और नैना हैरान हो रुद्र को देखने लगी, पर फिर खुशी उठकर उन दोनों के पास आ गई तो दोनों ही एक दूसरे को देख चुप ही रही। वे लोग रुद्र के बारे में सुन हैरान थीं। इधर रुद्र का मन कर रहा था कि वो शान को पकड़कर उसके मुंह पर इतने पंच मारे कि उसका मुंह बंद कर दे, पर अब वो ये भी नहीं कर सकता था, आखिर वो अब उसका साला था। वो भी छोटा साला, और अगर उसने अपने साले को कुछ किया तो उसकी बीवी, जो अभी उसकी सुनती नहीं है, इस सब के बाद तो और नहीं सुनेगी। ये सब सोचते हुए उसने वहां आदित्य के पास बैठी आरोही को चोर नजर से देखा, जो कि उसे छोड़ बाकी सबको देख रही थी। इधर खुशी ने आरोही को अपने पास बुलाते हुए कहा, आशु, ये सोनम आंटी हैं, तुम्हारी मॉम की बेस्ट फ्रेंड, और ये नैना आंटी ईशू की मॉम। खुशी ने आरोही को उन दोनों से मिलवाया तो आरोही ने धीरे से कहा, नमस्ते आंटी। सोनम ने अगले ही पल खुश होकर आरोही को अपने गले से लगा लिया तो ये देख रुद्र हल्के से मुस्कुरा दिया और उसने मन ही मन उन दोनों को देखते हुए कहा, हाय क्या जोड़ी है दोनों सास बहू की। सोनम ने अब आरोही से अलग हो आदित्य की तरफ मुड़ते हुए पूछा, जीजू शुभी? तो इस पर आदित्य ने कहा, मेरे रूम है, जाओ जाकर मिलाओ। आदित्य ने आरोही को देखते हुए कहा, जाओ बेटा, तुम भी के साथ चले जाओ। आरोही ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। इधर समीर भी अब खुशी के साथ वहां से चला गया। अभी पहले ही जा चुका था और आदित्य भी उन सबके जाने के बाद अपने स्टडी की तरफ बढ़ गया और ना जाने अपने किस काम में बिजी हो गया। सोनम और नैना आरोही के साथ शुभी के रूम में एंटर हुई तो शुभी को बेजान बेड पर लेटे हुए देख सोनम की आंखें भर आईं। वहीं शुभित और ईशु के रूम में शुभित ईशु के बेहद करीब आ चुका था। उसने उसके होठों को अपने होठों से आजाद करते हुए नाखुश होकर कहा, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, पर मुझे हमेशा अपने पास ही पाओगी। ईशु ने उसकी आवाज में आई सख्ती को महसूस कर धीरे से अपनी आंखें खोल उसे देखने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया तो शुभित ने उसे देखते हुए कहा, मानता हूं कि गलती की है, पर इसके लिए तुम्हें दूर तो नहीं जाने दे सकता। ये कहते हुए शुभित ने ईशु का हाथ अपने हाथ में लेकर चूम लिया तो ईशु के एक हाथ की पकड़ उसकी शर्ट पर कस गई और उसने अपना मुंह फेर लिया। शुभित ने ईशु का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, और ये बार बार नजरें क्यों चुराती हो? कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी वाइफ को प्यार कर रहा हूँ। ईशु को शुभित की बात सुन गुस्सा आने लगा था। उसने मन ही मन अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, चीकू, तुम कभी नहीं सुधरोगे। प्यार से बात करना तो कभी तुमने सीखा ही नहीं, तो मुझे प्यार से मनाओगे क्या? ईशु ने अपनी आंखें खोली तो वो अब भी उसे देख रहा था। उसने आगे बढ़कर प्यार से बारी बारी उसके दोनों गालों को चूम उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, आई मिस्ड यू। ईशु ने भी ना चाहते हुए अब उसे अपनी बाहों में भर लिया तो शुभित खुश हो गया और उसने ईशु के कंधे को चूम लिया। उसने ईशु के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मेरे पास एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। ईशु थोड़ी सी हैरान हो उससे दूर हुई और उसने उसे उसकी आंखों में देखते हुए इशारे में पूछा, कैसा गिफ्ट? शुभित ने प्यार से उसका हाथ पकड़ उसे घुमाते हुए उसके सिर को अपने सीने से लगा लिया और उसे पीछे से अपनी बाहों में लिए हुए कहा, हम परसों ही सिंगापुर जा रहे हैं, हनीमून पर। शुभित का ये कहना भर था कि ईशु का चेहरा शर्म से लाल पड़ने लगा। उसने खुद को शुभित से छुड़ाने की कोशिश की मगर छुड़ा नहीं पाई तो उसने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, मुझे कुछ कहना है। शुभित ने उसकी बात सुन उसे छोड़ दिया तो उसने उसके सामने खड़े होकर अपने इशारों में कहा, मेरे एग्जाम भी परसों से ही शुरू होने वाले हैं और फिर शुभी आंटी की हालत, ऐसे में डैड को अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं। शान और ईशु एमबीए फाइनल ईयर में थे, किसी कारणवश उनके एग्जाम लेट हो चुके थे। शुभित ने ईशु की बात को समझ उसे देखते हुए कहा, ओके, तुम्हारे एग्जाम के बाद चलेंगे।
और रहा डैड का सवाल, तो वो ही चाहते हैं कि हम दोनों हनीमून पर जाए और वहां से आए तो खुशखबरी। शुभित ने अपनी बात को कहते हुए अधूरा छोड़ दिया, पर ईशू उसकी बात सुन एक बार फिर शर्मा गई और शर्मा कर वहां से जाने लगी। तो शुभित ने अब उस पर नाराज होते हुए कहा, तुम्हें हर वक्त मुझसे दूर भागकर क्या मिलता है? पास रुको जरा, कितने दिनों बाद पास आए हो? ये कहते हुए शुभित ने उसका हाथ पकड़ उसे वापस अपने पास खींच लिया। आदित्य से उसने ईशू के ट्रीटमेंट की बात अभी रूम में आने से कुछ देर पहले ही की थी, क्योंकि सिंगापुर से उसे 1 घंटे पहले ही कॉल आया था और उसकी बात वहां के एंड स्पेशलिस्ट से हो चुकी थी, तो वो भी अब ईशू को अपने साथ ले जाना चाहता था। आदित्य भी इस बात के लिए मान चुका था और वो भी चाहता था कि दोनों वहां से वापस आएं तो एक बार फिर खुशी से खिलखिलाती ईशू की आवाज सुनने का मौका मिले। शुभित इसी खुशखबरी की बात कर रहा था, पर ईशू तो ना जाने क्या समझ बैठी। वो ईशू से खुलकर कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि अगर ईशू को पता चल जाता कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने वाला है तो वो फिर उसके साथ जाएगी ही नहीं। उसे डॉक्टर के पास जाने से ना जाने क्यों डर लगता था, खासकर जब बात उसके गले के चेकअप की बात आती थी। शुभित ने ईशू का दुपट्टा निकाल कर बेड पर फेंक दिया और अब उसके पीछे खड़े हो उसके बालों को खोलते हुए कहा, इन्हें यूं ही खुला रहने दिया करो, बहुत अच्छे लगते हैं। ईशू ने अपने सीने को अपने हाथों से छुपाए हुए पीछे मुड़कर देखा तो शुभित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ट्रस्ट मी। उसकी ये बात सुन ईशू एक बार फिर उदास हो गई। वो उसे ट्रस्ट करने को कह रहा था, जबकि ट्रस्ट तो खुद उसे नहीं उस पर। शुभित ने उसकी कमर को अपने हाथों से घेर अब बड़े ही प्यार से उसके गले को चूमते हुए उसके कान को चूमा और धीरे से उसके कान में पहने हुए झुमके को अपने एक हाथ से निकाल दिया, तो ईशू ने कसकर अपने सीने पर हाथ बांध लिए। वो आगे बढ़ी तो शुभित ने एक बार फिर उसकी कमर को अपने हाथों से पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, जानू, इस तरह बार बार दूर जाना ठीक नहीं। कितने दिनों बाद मुझे सब कुछ जान सुकून मिला है। कितने सालों तक खुद को अंधेरे में रख प्यार होते हुए भी तुम्हें प्यार कर नहीं पा रहा था, पर सब इस तरह से सामने आएगा सोचा नहीं था। तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए देखना तो दूर सोच भी नहीं सकता, फिर वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। तुम्हारी नाराजगी ने मुझे पागल कर दिया था, आज साथ हो तो कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ईशू ने शुभित की बात सुन अब मुड़कर पीछे देखने की कोशिश की, तो शुभित ने भी आगे झुककर उसके होठों को अपने होठों से जोड़ दिया। वो आगे उसे किस कर पाता कि तभी किसी ने उनके रूम का डोर नॉक किया, तो ईशू झट से पीछे हट गई और उसने जल्दी से अपना दुपट्टा वापस ओढ़ लिया। उसकी स्पीड देख शुभित हैरान था, पर कुछ कहे बगैर वो डोर ओपन करने चला गया। डोर ओपन किया तो सामने सोनम और नैना खड़ी हुई थी। दोनों ने खुश होकर शुभित को देखा, पर शुभित उसे उन दोनों को देख जरा भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि दोनों ने ही यहाँ आकर उसका अच्छा खासा मूड खराब कर दिया था। फिर भी दिल पर पत्थर रख वो उन्हें हाय हेलो कर रूम से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे पता था कि अब यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। वहीं सोनम और नैना शुभी से मिलकर ईशू से मिलने चली आई। इधर आरोही भी अब अपने रूम में आ चुकी थी। उसने अपने रूम का डोर लॉक किया था कि तभी किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसे पहचानने में जरा भी देरी नहीं लगी कि ये कौन था, बल्कि वो ना जाने किस एहसास के चलते मुस्कुरा दी, पर फिर खुद को संभाल उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर रुद्र ने आरोही के खुले बालों में अपना चेहरा छुपाए हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? आरोही ने कहा, कुछ नहीं लगता, पर आपको बता दूं यहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। अगर किसी ने आपको इस तरह मेरे रूम में आते हुए देख लिया तो क्या सोचेंगे लोग? रुद्र ने आरोही के मुंह पर हाथ रख धीरे से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी तुम बहुत ज्यादा बोलती हो? कुछ पल खामोश रहो, तुम्हें खुद में समा लेना चाहता हूँ। अब तो तुम अपने पापा के घर में रहने वाली हो, तो रात में भी तुम्हारे पास नहीं आ पाया करूंगा। उसकी आवाज में उदासी महसूस कर आरोही पलट गई और उसने रुद्र को एक नजर देख उस पर नाराज होते हुए कहा, जब इतना ही दुख है तो बता क्यों नहीं देते सबको हमारे बारे में? रुद्र ने आरोही की आंखों में देखते हुए कहा, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा मुझ जैसे बेरोजगार के हाथों अपनी इकलौती बेटी सौंप देंगे? आरोही ने उसकी बात सुनकर उससे कहा, किसने कहा आप बेरोजगार हैं? रुद्र ने आरोही को बाजुओं से थाम अपने नजदीक लाते हुए कहा, बेवकूफों वाली बात मत करो बेबी। देखो कि इस समय तुम कहाँ पर हो। अब तुम आरोही शर्मा नहीं हो, बल्कि आशी मित्तल हो। रुद्र की आंखों में अजीब सी बेचैनी देख आरोही ने थोड़ा झिझकते हुए, क्योंकि इससे पहले वो कभी खुद से रुद्र के करीब नहीं हुई थी, मगर उसे आज देख उसने खुद उसके गले लगते हुए कहा, आप ठीक से देखिए, मैं आज भी आरोही ही हूँ। रुद्र ने बेचैन होकर कहा, तुम समझ नहीं रही हो, मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल है तुम्हें यहाँ से ले जाना, पर मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊंगा। इतना कहकर रुद्र ने आरोही को कसकर अपनी बाहों में भरकर प्यार से उसका सिर चूम लिया कि तभी उसका फोन बजने लगा। रुद्र ने आरोही को खुद से अलग करते हुए पूछा, आई वांना किस योर लिप्स। आरोही ने उसकी बात सुनकर कुछ कहा तो नहीं, पर वो इस बार पीछे भी नहीं हटी, तो रुद्र ने उसके कंधे थाम झुककर उसके होठों को अपने होठों से चूम लिया। आरोही ने उसके ऐसा करने पर अपनी आंखें बंद कर ली।
रूथ के करीब आने पर हमेशा ही उसे एक अजीब सी गुदगुदी होने लगती थी, वही वो एक बार फिर महसूस कर रही थी तो अब पीछे हटने लगी। पर रूथ वो आज दोनों में पहली बार इतनी बढ़ती नजदीकियां से खुश था और उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। आरोही के चेहरे को अब अपने हाथों में ले उसको किस करते हुए उसने उसे डोर से सटाकर अब बारी बारी से उसके पूरे चेहरे को चूम लिया। आरोही ने उसे रोकने की कोशिश में अपने हाथ उठाने चाहे पर रूथ ने कसकर उसके हाथों को पकड़ अब उसके होठों को छोड़ कई बार उसके गाल को चूमते हुए कहा, कल कॉलेज आना, वहीं मिलूंगा तुमसे। आरोही ने उससे अपने हाथ छुड़ा, शर्म से गुलाबी पड़ चुके अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करते हुए नाराज होकर कहा, आप तो फिर फुल एडवांटेज लेते हैं, बहुत बुरे हैं आप, मैं नहीं मिलूंगी आपसे। रूथ उसे शर्माते देख हंसने लगा और उसने हंसते हुए ही कहा, तुम जरूर मिलोगी। अच्छा अब मैं चलता हूँ। आरोही ने उसकी बात सुनी तो वो सब छोड़ उसे देखने लगी। ना जाने क्यों उसके जाने की बात सुन उसे अच्छा नहीं लगा। वो उसके कहने पर साइड हो गई तो वो उसे मुस्कुराते हुए देखकर रूम से बाहर निकल गया। इधर रूथ बाहर निकल कर आया था कि तभी शान ने पीछे से आकर उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, मिल लिया। इस पर रूथ पहले तो झेप गया था पर शान को देख उसने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, थैंक्स फॉर द हेल्प। इस पर शान ने कहा, नो नो, ये पहली और आखिरी बार था, आप पहले डैड से बात करो, उन्हें सब सच बताओ, तभी अपनी एंजल से मिलने दूंगा। रूथ ने शान की बात सुनकर जल्दी से कहा, यार तू तो ऐसा मत बोल। इस पर शान ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, सॉरी, और वो अब वहां से चला गया तो रूथ बस उसे जाते हुए देखता रह गया। आपकी और मॉम की ऑरेंज लव स्टोरी। सर्वेंट से पता चला कि उसकी माँ और छोटी माँ ईशू के रूम में है तो रुद्र भी अब वहां चला आया। उसे आते देख सोनम ने उस पर तंज कसते हुए कहा, देखो ईशू, आज तो तुम्हारा रॉकस्टार भाई भी तुमसे मिलने आया है। ईशू ने सोनम की बात सुन खुश होकर रुद्र को देखा। वो सारा सच जानती थी इसलिए जल्दी से आगे आए और उसने उसे अपने हाथ से इशारा करते हुए खुश होकर कहा, सॉन्ग आउट हो गया और मैंने देख भी लिया, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और सॉन्ग वो भी बहुत हॉट टचिंग है। ईशू से अपनी तारीफ सुन रुद्र ने उसके गाल को छू कर कहा, थैंक यू। तो इस पर पीछे खड़ी सोनम ने कहा, ईशू तुम इसे समझाने की बजाय सपोर्ट मत करो, तुम्हारे बड़े पापा को पता चलेगा ना तो पता नहीं क्या होगा, जाने क्या आफत आने को है। परेशान हो चुकी हूं मैं तो इस लड़के से। ईशू अपनी बड़ी माँ की बात सुनकर उनकी तरफ मुड़ी और उन्हें देखने लगी। वहीं नैना वो इस मामले में आज कुछ नहीं बोली। तभी रुद्र ने कहा, ईशू छोड़ो ना ये सब, और ये बताओ तुम कैसी हो और तुम्हारे वो हस्बैंड वो कैसे हैं। दादू से पता चला कि जीजाजी तुम्हें दिलवाले दुल्हनिया के शाहरुख की तरह अपनी गोद में उठाकर घर ले आए। हम रूथ ने ईशू को छेड़ते हुए पूछा तो ईशू ने अब उसे मारते हुए चुप रहने का इशारा किया। वहीं नैना उसे शर्माते देख मुस्कुरा दी। यहाँ वापस आकर कितनी खिली खिली लग रही थी वो। उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देख नैना का मन तो कर रहा था कि वो उसकी बलाएं ले ले, पर फिर खुद को संभाल उसने अपनी खुशी को दबा लिया। नैना ने अब सोनम से चलने को कहा, क्योंकि शुभित घर पर ही था, ऐसे में नए नए शादीशुदा जोड़े के बीच आना जाना थोड़ा कम ही अच्छा लगता है। नैना ने ईशू को उसका फोन वापस दे दिया और थोड़ी बहुत बात के बाद सोनम और नैना ईशू के गले लग रुद्र के साथ वहां से चली गई। इधर आदित्य के बुलाने पर शुभित उसके रूम में आया तो आदित्य ने शुभी के पास बैठे हुए कहा, आओ चीकू। शुभित आदित्य के पास आया तो उसने उसे अपने सामने पड़े काउच पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, कैसा लग रहा है। शुभित को आदित्य का सवाल कुछ समझ नहीं आया तो उसने धीरे से पूछा, मैं कुछ समझा नहीं डैड। इस पर आदित्य मुस्कुरा दिया और उठकर खड़ा हुआ तो शुभित भी खड़ा हो गया। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे बालकनी की तरफ ले जाते हुए पूछा, अपनी मॉम को देख कैसा लग रहा है। शुभित ने आदित्य की बात सुनकर कहा, डैड, ये भी कोई पूछने वाली बात है, आपको क्या लगता है कि मुझे कैसा लग रहा है। आज मैं इतने सालों बाद दिल से बहुत खुश हूँ और बस चाहता हूँ कि मॉम जल्दी से अपनी आंखें खोलकर उठ जाएं। बहुत हो गया, हम सबको उनकी जरूरत है। शुभित की बात सुन आदित्य मुस्कुराया और उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाते हुए कहा, एक बात कहूँ। शुभित ने अपने डैड को देखा में सिर हिलाया तो आदित्य ने कहा, पता है जब तुम्हारी मॉम और मेरी शादी हुई थी हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। शुभित ने उसकी बात सुनकर कहा, जानता हूँ डैड। आदित्य ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, क्या ये जानते हो एक दूसरे से अनजान होकर भी हमें एक दूसरे से प्यार होने में समय नहीं लगा था। शुभित ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जानता हूँ। शान को सपना आंटी ने आपकी और मॉम की ऑरेंज लव स्टोरी सुनाई थी, तब मैं भी वहां पर था। आदित्य उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसने अब आगे कहा, सब जानते हो तुम तो, पर एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम्हें अच्छे से पता है कि जब मेरी और शुभी की शादी हुई थी मैं उसके जानता क्या तुम्हारी मॉम को पहली बार मैंने हमारे शादी के मंडप में देखा था। एक दूसरे से अलग अनजान होते हुए भी मैं कुछ दिनों में ही पहचान गया था कि तुम्हारी मॉम कैसी लड़की है। इतना कहकर आदित्य चुप हुआ तो शुभित उसे देखने लगा। आदित्य ने एक बार फिर सिगरेट का कश लेते हुए कहा,
मुझे समझ नहीं आया, इतने कम समय में मैं तुम्हारी मॉम को पहचान गया कि वो किस तरह की लड़की है। तो तुम और ईशू तो बचपन से एक साथ हो। तुम कैसे ईशू को पहचान नहीं पाए और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया? आदित्य की बात सुन शुभित का अब सिर झुक गया तो आदित्य ने नाखुश होते हुए कहा, प्रॉब्लम मेरे और तुम्हारी मॉम के रिश्ते में भी बहुत आई, पर मैंने उन प्रॉब्लम्स को हमारा रिश्ता खराब नहीं करने दिया। लड़ना झगड़ना ये सब एक हेल्थी रिलेशनशिप में ही होता है, बट एक लिमिट तक। जिस लड़की से प्यार का दावा करते हो पहले उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, फिर उससे प्यार करना, और प्यार भी शिद्दत वाला। कोई शक ना हो अपने प्यार पर, वैसे वाला प्यार। आदित्य ने सिगरेट फेंकते हुए कहा, सच कहूं इस जगह तुमने मुझे निराश किया है चीकू। जब तुम अपना रिश्ता नहीं संभाल सकते तो मित्तल इंडस्ट्रीज, ये नाम बहुत बड़ा है चीकू, इसे किस तरह से संभालोगे? ये नाम आज दुनिया भर में जाना जाता है, जिसको खड़ा करने में तुम्हारे बड़े दादू ने बहुत मेहनत की है। शुभित ने धीरे से अपना सिर उठाकर कहा, सॉरी डैड। इस पर आदित्य ने थोड़े गुस्से में कहा, ये मुझसे नहीं, अपने भाई और अपनी वाइफ से कहो। उस लड़की से कहो जो तुम्हें बहुत प्यार करती है और उसके प्यार का तुमने उसे ये सिला दिया। चीकू, मैं अब तुम्हारी मॉम के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई अपनी जिम्मेदारियां समझो। एंजल अभी छोटी है, उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं हूँ अभी, पर खुद को देखो कहाँ हो तुम। क्या इस तरह के माइंड के साथ तुम एमडी बनोगे? शुभित ने आदित्य की बात सुनकर कहा, सॉरी डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आपको बहुत हर्ट किया है। आदित्य ने शुभित की बात सुनकर कहा, नहीं चीकू, फिर से कह रहा हूँ मुझे नहीं, तुमने ईशू को हर्ट किया है। एक अच्छी लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर खुद के कैरेक्टर पर लगे झूठे आरोप नहीं। आदित्य ने शुभित के कंधे पकड़ उसे अपने सामने करते हुए कहा, उसे प्यार करते हो ना, तो ये उसे फील करवाओ, उसे खुद के साथ सहज करो, और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। आखिर की लाइन कहते हुए आदित्य की आवाज धीमी पड़ चुकी थी, क्योंकि वो खुद आज तक अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया था और अपने बेटे को सलाह दे रहा था। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी किसी ने डोर नॉक किया। शुभित ने जाकर डोर ओपन किया तो देखा सामने ईशू खड़ी हुई थी। उसके मासूम से चेहरे को देख शुभित को वाकई अब अपने किए का पछतावा हो रहा था। उसने कैसे उस आध्या की बातों में अपने भाई और अपनी ईशू पर शक किया। तभी आदित्य ने शुभित के पीछे से आते हुए पूछा, अरे ईशू, क्या हुआ बच्चा? इस पर ईशू ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए उसे कुछ इशारे में कहा, जो कि आदित्य को समझ नहीं आया, तो वो शुभित को देखने लगा। आदित्य को ईशू की साइन लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, वहीं शुभित ने उसकी बात समझते हुए कहा, डैड, कोई नीचे आया है। हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग हेडफोन दिल।